जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? बलूचिस्तान से आज कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आई, बहुत बुरी खबर है और ये चीज़ साबित करती है कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की तरफ से हालात मुसलसल ख़राब किए जा रहे हैं और इंडिया की प्रॉक्सीज अब बलूचिस्तान को टारगेट करके बैठी हुई है। बलूचिस्तान में क्या हुआ, किस तरह हुआ, कौन शहीद हुआ और कितने लोगों ने आके बलूचिस्तान के किस इलाके पर हमला किया था, ये हम आपको आज के इस व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इंडिया से 5 त्यारे गिराए जाने की तस्दीक हो गई। यो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में साबित हो गया और इंडिया ने तस्लीम कर लिया कि वाकई ही 5 त्यारे पाकिस्तान ने गिराए, जबकि पाकिस्तान का क्लेम यह है कि हमने 6 त्यारे गिराए। अब ये 2 त्यारे कौन से हैं जो छुपाए जा रहे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट से बहुत बुरी खबरें आनी शुरू हो गई और वही थी जिसकी उम्मीद थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, ये क्या होगा और क्या हो रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं, अब उनको सजाएं होनी शुरू होगी, ये सीटें खाली होंगी और जब ये सीटें खाली होंगी तो किसको इसका फ़ायदा होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में मुकम्मल तौर पे बताया जाएगा। और करप्शन की फ़ाइलें जो है ना वो खुल गई हैं। अब ये कौन सी करप्शन की फ़ाइलें जो खुल रही हैं और इसके पीछे भी कौन सी खबर है और इसकी क्या तफसीलात है, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें मिलती रहे। कल बलूचिस्तान के इलाके सोराब में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 20 से 25 BLA के लोग सोराब शहर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने सॉफ्ट टारगेट जो है उनको टारगेट बनाना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये जो टारगेटिंग है और ये जो शहरों के बारे में इंफॉर्मेशन है और फिर कि किस शहर के अंदर कितने लोग हैं और कहाँ पे FC मौजूद है, कहाँ पे गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं और कहाँ पे छुट्टी पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन अब इंडिया से BLA को पहुँचती है। और ये बाकायदा अब ये साबित हो चुका है कि BLA के पीछे इंडिया है और भारत ना सिर्फ इनको ट्रेनिंग दे रहा है बाकायदा, बल्कि इनको टारगेट भी फिक्स करके दिए जाते हैं कि आपने इस इलाके के ऊपर अटैक करना है, किस वक्त अटैक करना है। और इन तमाम इंसिडेंट्स की खबरें पाकिस्तान से पहले इंडिया के टेलीविज़न चैनल्स के अंदर प्ले होती हैं और वहाँ इंडियन शहरियों को बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो सोराब का जो इलाका है उसके ऊपर जब अटैक हुआ और 20 से 25 लोग मोटरसाइकिलों पर शहर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पे बैंक और सरकारी इमलाक को जलाना शुरू कर दिया। और जब ये बाज़ार के अंदर दाखिल हुए थे तो उस वक्त वहाँ पे ख़वातीन और बच्चे मौजूद थे, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की रवायात के बरक्स वहाँ पे बच्चों के ऊपर भी हमला हुआ, ख़वातीन के ऊपर भी हमला हुआ और उनकी मौजूदगी में ये सारी वारदातें हुई। ये चीज़ साबित करती है कि ये लोग बलोच नहीं है, ये बेसिकली इंडिया की प्रॉक्सी हैं और इनमें हो सकता है कि कुछ लोग इंडियंस भी हों, क्योंकि इतनी वहशत और इतनी जो ज़्यादती है और जो इतना जुल्म है वो कोई बलोच अपने बलोच भाइयों के साथ नहीं कर सकता। और इस इंसिडेंट के अंदर क्योंकि ADC रेवेन्यू हदायत बलैदी साहब जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, तो बलोच अपने बलोच भाइयों को क्यों कत्ल करेंगे, ये भी एक सवाल है। ये चीज़ साबित करती है कि बलूचिस्तान के अंदर अब इंडिया की प्रॉक्सी बाकायदा इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो बड़े लेवल पे कोई बड़ा ऑपरेशन सोच रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से अब अनकरीब एक बड़ा एक्शन आपको सामने आता हुआ नज़र आएगा। इस एक्शन के बाद मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो BLA के लोग हैं वो बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ है कि इस साल के अंदर अंदर जितनी इंसर्जेंसीज हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो या फिर बलूचिस्तान के अंदर हो, उनको ख़त्म करना लाजम है। क्योंकि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन सब के साथ पाकिस्तान की कमिटमेंट है कि 2025 के अंदर हम आपको पूरा बलूचिस्तान क्लियर करके देंगे ताकि आप इत्मीनान के साथ वहाँ पे काम कर सकें। और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो हमने जंग लड़ी है और जीती है, उसके बाद तो बिल्कुल गुंजाइश मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान बैरूनी सरहदों की मजबूती के बाद अंदरूनी हालात को इस तरह खुला छोड़ दे
और यहाँ पे इस किस्म के फसादात होना शुरू हो जाएं कि लोग 20 और 25 की तादाद में बाकायदा मोटरसाइकिलों पे आएँ और शहर की दोनों साइडों पे खड़े होकर वहाँ पे सरकारी अमलाक को, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दें या उसको आग लगाना शुरू कर दें। और उसके बाद जो लोग वहाँ पे सरकारी ऑफिसर मौजूद हैं या एहलकार मौजूद हैं उनके ऊपर हमले शुरू कर दें और उन्हें सरेआम कत्ल करना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल सोराब के अंदर एडीसी रेवेन्यू हदैर बलेदी उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया इन लोगों का और मुकाबले के दौरान उन्होंने शहादत का जाम नोश कर लिया। और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को इनके ऊपर फ़ख्र है। एक बलोच जो शख्स है, एक बलोच ऑफिसर है, वो बलूचिस्तान की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। और जिस वक्त इनकी शहादत हुई है उस वक्त इनके घर में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हालात की ख़राबी किस नोयत की है और किस तरफ जा रही है। और इसके लिए ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान जो अनकरीब एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेगी तो उससे ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। वैसे तो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हो रहा है लेकिन ये टारगेटेड ऑपरेशन है और ये इंटेलिजेंस बेस्ड है, जहां इंटेलिजेंस के लोग बताते हैं तो उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और वहां जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनका ताल्लुक फितना और हिंदुस्तान के साथ है, उनको बाकायदा कैफे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अनकरीब एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसे आप सर्जिकल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, एक ऐसा ऑपरेशन जिससे वो तमाम एलिमेंट जो बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको वंस फॉर ऑल मुकम्मल तौर पे इनका सफाया कर दिया जाए। तो ये वक्त आएगा अनकरीब इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की हिफाजत करें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, क्योंकि ये मुल्क है तो आप भी हैं, हम भी हैं। ये जो बलूचिस्तान के लोग इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बलूचिस्तान को फ़ायदा पहुंचा रही है, उनको गलत फहमी है, क्योंकि ये वो कश्ती है जिसके अंदर वो भी सवार है। अगर ये कश्ती डूब गई तो फिर ना बलूचिस्तान के लोग बचेंगे, ना खैबर पख्तूनख्वा के लोग बचेंगे और ना ही पाकिस्तान के बाकी सूबों के, ना सिंध के बचेंगे, ना पंजाब के बचेंगे, फिर सब इसके अंदर डूब जाएंगे। तो अपनी कश्ती में सुराख करना बंद करें, इसका सरासर नुकसान आपको होगा। ये किसी और को नुकसान नहीं हो रहा, आप किसी और को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये याद रखें। अब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने सफ़ीर लेवल के जो सफारती ताल्लुकात है उसे बहाल करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान से अब अनकरीब काबुल के लिए सफ़ीर जाएगा और ये फैसला जो चीन के अंदर हुआ था, जब वहाँ चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को बुलाया था और साथ साथ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को और नायब वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के इसहाक डार साहब उनको बुलाया था। तो ये तीनों मुल्कों ने बैठ के ये फैसला किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात है अब सफ़ीर के लेवल पर होंगे। तो पाकिस्तान के सफ़ीर अनकरीब काबुल चले जाएंगे और काबुल से एक सफ़ीर जो अफ़गान सफ़ीर है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो इसके बाद ज़रा हाई लेवल किस्म के सफारती ताल्लुकात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक बड़ी पेशरफ्त है। आने वाले दिनों में इस पेशरफ्त का बहुत फ़ायदा होगा। और इससे पहले क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो फितना और ख़वारिज के लोग हैं उनको कंट्रोल करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। वहाँ से असला भी बरामद कर लिया गया और गाड़ियाँ भी बरामद कर ली गई जो इनके पास थी। और इसके साथ साथ जो लोग पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ फतवे भी जारी कर दिए गए और उनकी गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। तो मुझे लगता है कि सफ़ीर की तैनाती से पहले पहले टीटीपी के बहुत सारे लोगों को जो बहुत एक्टिव हैं पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाने में, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उनको जेलों में भेज के उनका जो फितना अल ख़वारिज है उसको रोक दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो तल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये जो BLA के जो लोग हैं वो जो बलूचिस्तान के अंदर वारदातें कर रहे हैं, इनके डंडे अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को अभी मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि बलूचिस्तान एक प्रॉक्सी वार की एक ट्रेनिंग कैंप से के स्टेटस से बाहर निकले और पाकिस्तान की ये सरहद सेफ हो। इसके साथ साथ शशि थरूर जो ज़ाहिर है बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं और कांग्रेस के साथ, ऑल इंडिया कांग्रेस के साथ इनका ताल्लुक़ है और ये इस वक्त बड़े लीडर समझे जाते हैं इंडिया के अंदर। इनकी सरबराही में एक वफ़द कोलंबिया गया था और आपको यकीनन मालूम होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ वफूद बनाए जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर गए हैं और वहाँ पे उन्होंने सफारत करने की कोशिश की है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी फ़ज़ा हवार की जाए और ये साबित किया जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है और ये इंडिया के अंदर फसादात फैला रहा है और इस को रोकना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ ये भी साबित किया जाए कि ये जो जंग हुई थी मई के अंदर वो सिर्फ इंडिया ने जीती है, पाकिस्तान ने इसमें कोई इंडिया को ख़ास डेंट नहीं डाला।
तो वो जो बेइज्जती इंडिया की हुई है उसके ऊपर मट्टी डालने के लिए इस किस्म के वफूद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे गए। शशि थरूर की सरबराही में भी एक वफ्द गया है और इसका जो पहला दौरा था कोलंबिया के अंदर था। कोलंबिया में जाकर उन्होंने कोशिश की कि वो इंडिया के खिलाफ एक बयान कोलंबिया से दिलवा सकें। गो कोलंबिया के साथ पाकिस्तान के कुछ सफारती ताल्लुकात नहीं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया वहाँ पर बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो शशि थरूर की पूरी सफारतकारी के बावजूद कोलंबिया से पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं आया, बल्कि जो इंडिया का मौक़िफ़ है उसको भी कोलंबियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि खित्ते के अंदर अमन होना चाहिए आपके, और अगर आप एक बड़े मुल्क होते हुए एक छोटे मुल्क का पानी रोकेंगे या वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो उनके पास दिफा का हक है, वो इस हक को इस्तेमाल करेंगे, तो आप इससे इस हक से कैसे महरूम कर सकते हैं। और ये खबर सिर्फ हमारी खबर नहीं है या हमारे इदारों की खबर नहीं है, ये खबर दी हिंदू में जो इंडिया का बहुत बड़ा अखबार है, पुराना अखबार है, उसके अंदर शाया हुई और उससे लोगों को अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो सरकारी और सफारती वफूद है वो कितने नाकाम हो रहे हैं। ये याद रखें कि दुनिया में जो सबसे बड़ा असूल है वो ताकत का असूल है। अगर आप जीत गए हैं तो दुनिया आपके साथ खड़ी होती है, और अगर आप हार गए हैं तो आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप कितने ताकतवर क्यों ना हो, आप माशी तौर पे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, दुनिया आपको वो इज्जत नहीं देती जिसकी आप तवक्को कर रहे होते। तो इंडिया क्योंकि इस जंग को हार गया था और इसमें बुरी तरह उसे मार पड़ी है, तो अब वो इज्जत तलाश कर रहा है जो दुनिया में उसे नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान की इज्जत के अंदर आप यकीन करें कि इतना इजाफा हुआ है कि हम उसे अब मैयर नहीं कर सकते। वो मुल्क जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी नहीं है वो भी पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं और पाकिस्तान को बड़ी आइडियल नज़रों से देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का कमाल है, इस पे हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के तौबा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सरफराज किया है और दुनिया के अंदर ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है और पाकिस्तान के बारे में जो दुश्मन सोचते होते थे वो सरासर गलत है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर बहुत सारे सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं। बार बार पूछा जा रहा है कि जनाब ये बताएं कि त्यारे हमारे कितने गिरे थे और मोदी साहब ने इस जंग के डंके बजाना क्यों शुरू कर दिया कि हम जीत गए। तेलंगाना एक रियासत है इंडिया की, उसके जो वज़ीर आला हैं उन्होंने भी कल सवाल किया कि ये मोदी क्या कर रहा है और मोदी को जवाब देना चाहिए कौम को। इसके साथ साथ जो एक बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से कल से आया उसने इंडिया के अंदर भी तहलका मचा दी और साथ साथ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको भी सुरखरू कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, ये वज़ीर भी रहे हैं और इंटेलेक्चुअली भी बड़े साउंड और बड़े मजबूत है और इनकी राय को इंडिया के अंदर बहुत अहमियत दी जाती है। कल उनका इंटरव्यू एक हुआ और मुझे उस इंटरव्यू को देखने का इत्तफाक हुआ। एंकर ने उनसे पूछा कि कितने त्यारे इंडिया के पाकिस्तान ने गिराए हैं, तो उन्होंने बर्मला कहा कि इंडिया के 5 त्यारे गिरे हैं और ये पाकिस्तान ने गिराए। और साथ साथ उससे पूछा गया कि ये चीन का इसके अंदर क्या किरदार था, तो उन्होंने कहा चीन के त्यारे थे, लेकिन चीन के सिपाही या उनके सोल्जर्स या उनके ऑफिसर्स या उनके पायलट इसमें इस्तेमाल नहीं हुए। ये सरासर पाकिस्तान का कमाल है और पाकिस्तानी पायलटों का कमाल है कि उसने 5 त्यारे जो इंडिया के वो गिरा दिए। तो चीन के मौक़िफ़ को उन्होंने इस हद तक माना है कि उनके त्यारे इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि चीन ने कोई आगे बढ़ के इंडिया के त्यारों को नुकसान पहुंचाया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये तस्लीम किया कि चीन के जो त्यारे हैं वो राफेल त्यारों से ज़्यादा बेहतर है और हमने बहुत अच्छे जहाज़ नहीं खरीदे और पाकिस्तान के पास जो जहाज़ है वो बेहतर है। ये भी बहरहाल उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मान लिया कि बीजेपी कितने बड़े लीडर होते हुए कि ये हमारी गलती है और हमारा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने किया, लेकिन साथ साथ वो ज़ाहिर है खुले दिल के साथ तो तस्लीम नहीं करते कि पाकिस्तान के पायलट्स का ये कमाल है और कितना बड़ा कमाल है कि उन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत की और दूसरे मुल्क के वो त्यारे जिनके बारे में कहा जाता था कि नाकाबिल तस्खीर है वो आज तक गिरे ही नहीं, उनको गिरा के पाकिस्तान ने फ़िज़ा के अंदर अपने झंडे लहरा दिए हैं। वो इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, लेकिन अब इंडिया के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई और बीजेपी के लीडर का और सीनियर लीडर का तस्लीम करना, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने बिल आखिर वो बात मान ली है जो दुनिया को पाकिस्तान मनवाना चाहता था या दुनिया को बताना चाहता था और दुनिया पहले से मानी हुई थी कि पाकिस्तान ने वाकई इस जंग के अंदर कमाल किया। तो ये एक बड़ी आवाज़ है और इस आवाज़ ने इंडिया के अंदर भी तहलका मचा दी है और लोग अब नरेंद्र मोदी की तरफ हैरत से देख रहे हैं कि ये क्या कह रहे थे और इनका जो क्या मौक़िफ़ था वो इनकी अपनी पार्टी ने अब रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि जब तक मोदी मौजूद है उस वक्त तक तो इस जंग के बारे में तहकीकात नहीं हो सकती। गोया कि उन्होंने तस्लीम किया कि मोदी ने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है और जब तक ये
सिस्टम इनके हाथ में रहेगा उस वक्त तक इनके खिलाफ कोई एहतसाब नहीं हो सकता। लेकिन एहतसाब की आवाज़ें ज़ाहिर इंडिया के अंदर अब आनी शुरू हो गई हैं और दुनिया भी इन आवाज़ों को तस्लीम कर रही है। दुनिया भी ये मान रही है कि इंडिया का जो किरदार था इस जंग के अंदर इंतहाई वाहियात किरदार था और उसने अपने लिए मसाइल खुद पैदा कर लिए। और आज की जो सबसे आखिरी खबर, इस साज़िश दहशतगर्दी की अदालत ने कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहला बैच था उनको 9 मई में सज़ाएं दे दी हैं और इन सज़ाओं के अंदर एक अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब भी शामिल है जो इनके MNA है और इनके साथ साथ एक साबिक सूबाई वज़ीर ज़ादा जो है वो भी शामिल है इसके अंदर। सूबाई वज़ीर नहीं है, सूबाई रुकने असम्बली है। मैं माज़रत चाहता हूँ, वज़ीर इसलिए आ गया कि उनका नाम ही वज़ीर ज़ादा है। तो इन समेत 11 कारकुनों को 27 साल कैद की सज़ा सुना दी है और अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को शायद 10 साल सज़ा हुई है। तो अब ये जो फेज़ था 9 मई का वो अब मुकम्मल होना शुरू हो गया है और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, जो उनके कारकुन हैं, उन सबको सज़ाएँ होना शुरू हो गई है। और ये सज़ा जो है इन साज़िश दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाई है और इसके अंदर जज साहब ने डिक्लेयर किया है कि जनाब 20 गवाहों ने इन सब लोगों के खिलाफ गवाही दी थी और इनके खिलाफ जो केस है वो थाना रमना में दायर हुआ था। और साथ साथ जज साहब ने कहा कि स्टेट के जो आर्गन्स है उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। अगर आप पुलिस स्टेशनों पे हमला करेंगे तो फिर किस तरह मुल्क चल सकता है। तो एक तो केस का फैसला बड़ा दिलचस्प है और ये फैसला साबित करता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग जो MPs भी है और MNAs भी हैं उनको इस तरह सजाएं होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस फैसले के साथ ही जो एक MNA उनकी सीट खाली होगी और इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अब इलेक्ट होंगे। और आने वाले दिनों में अगर 30-40 के करीब अगर MNAs और MPs को सजाएं हो जाती हैं तो बड़े लेवल पे सीटें खाली होंगी, जिसके बाद ज़ाहिर दोबारा इलेक्शन होंगे और गवर्नमेंट इस वक्त इस जंग के बाद मजबूत हो गई है, नून लीग स्पेशली मजबूत हो गई है और मुझे लगता है कि ये सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चली जाएंगी। और अब अगर ये सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आ जाती हैं तो अब आप खुद तसव्वुर करें कि गवर्नमेंट कितनी तगड़ी हो जाएगी। वो गवर्नमेंट जिसके खिलाफ इमरान खान साहब का ख्याल ये है, जिसके बारे में कि ये अनकरीब ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये जो सज़ाओं का फेज़ स्टार्ट हुआ है मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा। लिहाजा उसी का जिसका डर था वही अब होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आने शुरू हो गए और ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में देखिएगा कि होता है क्या। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।